अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम CS 304 के लेक्चर नंबर 23, 24 एंड 25 को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन लेक्चर्स का ये जो सीरीज में आप स्टार्ट कर रहा हूँ, इस सीरीज का मेन पर्पस ये है कि आप सब लोगों की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जाए। तो मेरी एक छोटी सी हेल्प आप सबके लिए यही होगी कि मेरी तरफ से आप सबके लिए आपको मैं ये लेक्चर समझाऊंगा एंड मेक श्योर मैं भी आपसे ये कमिटमेंट चाहता हूँ कि आप मेरी ये जो वीडियोस है आप इनको कंप्लीट वॉच करिए। देखो, जब आप कंप्लीट सुनोगे ना, फिर ही आपको इस सारे पॉइंट्स की समझ आएगी। जब आप सेंटर से आगे पीछे जब आप वीडियो सुनोगे तो इस तरह समझ नहीं आती। तो मेरे पास आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ ये जस्ट आप लोगों के लिए। तो आप बस इतना करिए कि आप इनको कंप्लीट सुना करें। जब आप वो कंप्लीट सुनेंगे तो आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह होगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे और जो एमसीक्यूज के रिलेटेड कुछ बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आते हैं। लास्ट मैंने CS 201 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए ऐसे वीडियोस बनाई थी, तो स्टूडेंट्स को काफी पसंद आए थे। तो इसलिए मैंने सोचा चलो CS 304 भी स्टार्ट कर लेते हैं आपकी हेल्प के लिए। तो चलें, एनी टाइम वेस्ट किए बगैर अब हमें अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 23 में हमारे पास कुछ प्रोटेक्टेड असेट स्पेसिफाइड इन इनहेरिटेंस का टॉपिक है, जबकि दूसरा है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट यूज ऑफ इज अ रिलेशनशिप। ये दो मेन टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से रिवाइज करवा देता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है? कंस्ट्रक्टर को हम C++ में यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं ताकि वैल्यूज को इनिशियलाइज किया जाए, ताकि कंस्ट्रक्टर किस वक्त कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसी वक्त कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसकी कोई डाटा टाइप नहीं होती। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मीन क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जो कि कंपाइलर में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। ऑटोमेटिकली मीन यूजर वो कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट खुद ही उसको जनरेट करे और खुद ही उसको यूज करे, उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जबकि उसके बाद है इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होती है? Compiler generate implicit default constructor for any class in case we have not given any constructor for the class। जो कंपाइलर जनरेट करते हैं कंस्ट्रक्टर को, वो इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं। अब देखो, मैं बार बार कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बता देता हूँ। तो उसके बारे में सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ हेडफेस इसकी इंक्लूड करते हूँ। आई सेम यूजिंग सॉरी यूजिंग नेम स्पेस STD। हम साथ थोड़ा सा शॉर्ट सा मैं आपको इसका प्रैक्टिकली भी करवाऊंगा कि ताकि, क्योंकि मेन चीज ये जो मेन चीज है, ये मेन चीज है कि इसमें आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए। जब आपको इसमें प्रैक्टिकली आएगा तो फिर इसके में कुछ बनेगा। जैसे मैं क्लास स्टूडेंट नेम के क्लास में आता हूँ, तो अब यहाँ पे प्राइवेट किया और यहाँ पे मैं पब्लिक के अंदर कुछ एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। देखो, अब कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या होगा? कंस्ट्रक्टर के लिए सबसे पहले हम जो क्लास नेम होता है उसको यूज करते हैं। यहाँ पे क्लास नेम क्या है? स्टूडेंट। यहाँ पर मैं स्टूडेंट लिखूँ, स्टूडेंट। अब इसकी ब्रैकेट्स एंड इसकी राउंड ब्रैकेट्स। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लेनी, तो सबसे पहले मैं प्राइवेट के अंदर एक वैल्यूज को डिक्लेयर कर लेता हूँ। इंट आई मैंने किया, तो अब मैंने इस वैल्यूज को इसकी वैल्यू देनी आई को। जब मैं आई इक्वल टू 5 करूंगा तो ये इसकी वैल्यूज इसको इनिशियलाइज करेगा। तो अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो कंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास मेंबर फंक्शन होते हैं, ये हमारे पास मेंबर फंक्शन है। अब इस मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम इंट मेन की बॉडी में आएंगे। इंट मेन के अंदर हम क्लास नेम लिखेंगे और इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे।
जब मैं ये ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो ये आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के आप इसको मैं रन करता हूँ, इसको मैंने F11 से कंपाइल एंड रन किया, तो अब ये कंपाइलेशन बैकएंड पे हो रही है। तो चेक करते हैं इसका क्या आता है। देखो इसकी कंपाइलेशन कंप्लीट हुई, इसकी वैल्यूज अभी कुछ भी नहीं आएगी। देखो मतलब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसलिए इसकी वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने आई की वैल्यू को इसको किया सी आउट ही नहीं किया। जब हम इसको सी आउट करेंगे तो ये आपकी जरूर वैल्यू आएगी। जैसे मैं यहीं पे सी आउट करता हूँ आई, तो अब मैं F11 करता हूँ, तो चेक करते हैं क्या इसका आ रहा है। तो अब इसकी वैल्यू देखो 5 आ रही है। अब देखें ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये जो मैंने हुड कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये होता है एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट सॉरी एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। ओके, ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सॉरी इसमें डिफॉल्ट वर्ड भी यूज हो रहा है। तो ये एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। लेकिन बाय चांस अगर हम इसको ना भी करें, अगर मैं इसको खत्म भी करूं, तो कंपाइलर इसकी बैकएंड में खुद भी इसको कंस्ट्रक्टर करता है। देखो ये आई है, आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं दी। आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको सी आउट करूँ तो आई की वैल्यू 0 आएगी। 0 कहाँ से आएगी? 0, देखो मैंने जब कंस्ट्रक्टर बनाया था तो मैंने बोला था कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन जब ये बाय डिफॉल्ट हुआ ना, तो ये बाय डिफॉल्ट मीन कंपाइलर की बैकएंड में हुड हुआ है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। जब कंपाइलर एक खुद ही उसको कंस्ट्रक्टर बनाए, उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ये होता है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, आई थिंक तो आपको इस चीज की समझ आई होगी। ओके, उसके बाद है असेसिंग बेस क्लास मेंबर फंक्शन इन ड्राइव क्लास। जो हमारे पास बेस क्लास मेंबर फंक्शन, उनको हम ड्राइव क्लास में कैसे असेस करें, उसके बारे में ये थोड़ा सा इन्होंने इलेबोरेट किया हुआ है। पब्लिक मेथड्स ऑफ बेस क्लास कैन डायरेक्टली बी असेस इन इट्स ड्राइव क्लास। जो पब्लिक मेथड ऑफ बेस क्लास होते हैं, हम उनको ड्राइव क्लास में डायरेक्टली असेस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए पब्लिक मेंबर्स क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमें इनहेरिटेंस सीखी है हमने, कुछ ये जो मैंने मिड टर्म की जो वीडियोस बनाई थी उसके अंदर हमने इनहेरिटेंस की वीडियो आई थी। तो इनहेरिटेंस का टॉपिक आया था, तो मैंने इनहेरिटेंस के बारे में आपको बताया था। तो अब देखो ये जो हमारे पास ऊपर क्लास है, ये हमारे पास होगी बेस क्लास। अगर आपको इनहेरिटेंस का आइडिया है तो आप ये टॉपिक अच्छे से समझ लोगे। ये भी ये जो क्लास है, ये हमारे पास कौन सी क्लास है? बेस क्लास। फिर जब हम इसको करेंगे, कोई ये हमारे पास कौन सी क्लास होगी? ये हमारे पास ड्राइव क्लास होगी। मैं जस्ट इसका स्केच बना रहा हूँ, इसको मैं मजीद कोई मतलब प्रोग्राम उड़ाने नहीं कर रहा। ये हमारे पास बेस क्लास है, सॉरी ये जो हमारे पास होगी ये इसको हम कहते हैं बेस क्लास, और इसका सेकंड नेम है पेरेंट क्लास भी हम इसको कह रहे हैं। जबकि ये जो दूसरी क्लास है जिसके अंदर हमने इनहेरिट करना है, ये हमारे पास चाइल्ड क्लास होगी। अब इनहेरिट करने का प्रोसेस क्या होता है? इनहेरिट करने के लिए डबल कॉलन प्लस पब्लिक, पब्लिक कीवर्ड हमने यूज करना है, और इसके साथ जिसको हमने इनहेरिट करना है, हमने इस स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट करना है ना, इस स्टूडेंट वाले क्लास को। तो मैं इसको यहाँ पे स्टूडेंट लिख लूंगा, तो ये आपकी इनहेरिट हो जाएगी। देखो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पब्लिक स्टूडेंट, पब्लिक के अंदर जो स्टूडेंट वाले जो स्टूडेंट क्लास है, जो उसके पब्लिक के मेंबर्स होंगे, वो मैं पर्सन क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ। मतलब ये जो आपके इस बॉक्स में, इस ब्लॉक में जो से भी आपके मेंबर फंक्शन होंगे, हम उनको इन क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत सा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा मजीद लेंथी नहीं करना चाहता, तो इसलिए शॉर्ट शॉर्ट सा मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जब आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन हो को फाइनल टर्म जब आप एग्जाम पे, तो आप इस काबिल होंगे, आप कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रोग्राम टाइप करके आए। तो ओके, अब हम इसके बैक पे आते हैं। तो पब्लिक मेथड्स मतलब उसके अंदर हम यूज करें, आई थिंक सो आप ये भी आप पॉइंट समझ गए होंगे। तो उसके बाद है, यहाँ भी इन्होंने एक एग्जांपल से बताई हुई है। तो देखो ये बूल इज लीप, ये इन्होंने एक एग्जांपल से इन्होंने इंट मेन के अंदर उसका पैरामीटर से उसकी वैल्यूज पास की है। तो अब आगे करते हैं, आगे इसकी कौन से मेन टॉपिक्स आ रहे हैं।
उसके बाद है प्रोटेक्टेड एसेट स्पेसिफायर। ये एक न्यू टॉपिक है। प्रोटेक्टेड क्या मेंबर्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड को भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इसको इसी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। देखो, लेट्स सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट नेम की क्लास है। हम प्राइवेट मीन क्या होता है, प्राइवेट मीन जो चीजें यहाँ पे हम डिक्लेरेशन करेंगे हमारे पास प्राइवेट होगी, और जो पब्लिक मीन जो पब्लिकली होती हैं। लेकिन कुछ सी प्लस प्लस में एक न्यू रूल आया कि इसके अंदर हम प्राइवेट मेंबर्स भी लेते हैं। प्राइवेट मेंबर्स वो होते हैं जिनको हम दूसरी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, ये जो पब्लिक ये जो प्राइवेट ब्लॉक होता है इसको हम प्राइवेट यूज करते हैं। जो पब्लिक ब्लॉक्स के अंदर हम डाटा लेते हैं उसको हम पब्लिकली यूज करते हैं। जबकि सॉरी प्राइवेट नहीं, सॉरी सॉरी यहाँ प्रोटेक्टेड आएगा। प्रोटेक्टेड मैंने यहाँ पे गलती से इसको लिख लिया, प्रोटेक्ट आएगा। प्रोटेक्टेड मेंबर्स वो होते हैं जिनको हम दूसरी क्लास के अंदर यूज कर लेते हैं। ओके, दूसरी क्लास मतलब इस क्लास पर्सन के अंदर यूज करते हैं। तो अगर आप इस सारे पैराग्राफ को अगर रीड करते हो तो इसमें यही बोलेगा कि वो हो गए जो बेस क्लास को हम ड्राइव क्लास में यूज कर सकते हैं। बेस क्लास क्या है, ये आपकी बेस क्लास है। ये स्टूडेंट नेम की क्लास ये आपकी बेस क्लास होगी, जबकि ये पर्सन नेम की क्लास ये आपकी ड्राइव क्लास होगी। ड्राइव क्लास का एक उसका मैं एक छोटी सी निशानी ये अगर आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर हम ये डबल कॉलन यूज करेंगे वो आपकी ड्राइव क्लास होगी। ओके, तो उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ये डिसएडवांटेज बहुत आते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। देखो, अब प्रोटेक्टिव मेंबर्स के डिसएडवांटेज क्या होंगे, वो ये कह रहे हैं ब्रीड इंकैप्सुलेशन। इंकैप्सुलेशन आपने CS304 में स्टार्ट में पढ़ा होगा कि इंकैप्सुलेशन क्या होती है। इंकैप्सुलेशन में आपको बताता हूँ। इंकैप्सुलेशन हमें ये कहता है कि जो हम प्राइवेट के अंदर डाटा यूज करेंगे, सॉरी इंकैप्सुलेशन ये कहता है कि इंकैप्सुलेशन के रूल के मुताबिक क्लास का ये पर्पस होता है कि पब्लिक प्राइवेट के अंदर जो हम डाटा यूज करते हैं उसको हम प्राइवेटली यूज कर सकते हैं, और जो पब्लिक के अंदर यूज करते हैं हम उसको पब्लिकली यूज करते हैं, मतलब इंट मेन की बॉडी के अंदर यूज करते हैं। बट जब ये प्रोटेक्टिव मेंबर्स आए, प्रोटेक्टिव मेंबर्स ने ये रूल खत्म कर दिया। प्रोटेक्टिव मेंबर्स क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव मेंबर्स ये कहता है कि इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो दूसरी क्लास के अंदर जा रहे हैं, मतलब एक क्लास का डाटा दूसरी क्लास के अंदर जा रहे हैं, मतलब इंकैप्सुलेशन के रूल को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होगा। ओके, अगर आप इसको इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप रीड करो तो इसने यही वो चीज बताई है। ओके, उसके बाद है इज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप क्या होती है, इज अ रिलेशन, जैसे लेट्स सपोज आपके पास ये एक बेस क्लास है शेप नेम की। शेप नेम की आपके पास बेस क्लास है, जबकि लाइन सर्कल ट्राइंगल इसकी ड्राइव क्लासेस होंगी। देखो, लाइन एक जो लाइन क्लास है, एक लाइन है, लाइन की भी कोई ना कोई एक शेप होती है। अगर बेशक एक लाइन सीधी होती है, ड्रॉ होती है, लेकिन उसकी भी कोई शेप है ना। एक सर्कल है, सर्कल की भी कोई ना कोई एक शेप है ना, मतलब उससे ड्राइव हुआ है। ट्राइंगल भी शेप ही है। देखो, लाइन इज अ शेप, एक हम स्टेटमेंट यूज करते हैं, लाइन इज अ शेप, सर्कल इज अ शेप, ट्राइंगल इज अ शेप। इसमें कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, इसको हम यूज करते हैं ऐसे। तो इज अ रिलेशनशिप बन रहे ऐसे वर्ड्स, ऐसे जो रियलिटी बेस्ड भी होते हैं उनको हम इज अ रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया, सर्कल इज अ शेप जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, पहले बता दिया। तो ये वही चीज है। ओके, उसके बाद ये एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। तो ये कह रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ काइंड ऑफ बेस्ड ऑब्जेक्ट, जो सॉरी ड्राइव ऑब्जेक्ट इज अ काइंड ऑफ बेस्ड ऑब्जेक्ट। ड्राइव ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इज अ काइंड ऑफ होते हैं बेस ऑब्जेक्ट के। ओके, तो उसके बाद में इसको मजीद आगे ये एग्जाम्पल्स हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को बेशक एक दफ़ा देख लें तो अच्छी बात है, अगर ना भी देखो इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि जब आपके फाइनल टाइम के में जो प्रोग्राम आते हैं वो इतने लेंथी नहीं होते, वो छोटे छोटे शॉर्ट से होते हैं। तो स्टेरियोटाइप यहाँ पे एक टॉपिक है। स्टेरियोटाइप की डेफिनेशन हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। द टाइप दैट इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ रेफरेंस आर पॉइंटर, वो टाइप जो रेफरेंस को या पॉइंटर को डिक्लेयर करे उसको हम स्टेरियोटाइप कहते हैं।
वो टाइप जो रेफरेंस आर पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर आपने सी प्लस प्लस में सीखा है कि पॉइंटर के अंदर हम क्या करते हैं, पॉइंटर के अंदर हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस लेना हो तो हम पॉइंटर यूज करते हैं। पॉइंटर किसी भी टाइप का डाटा जिसको हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं उसको हम स्टैटिक टाइप करते हैं। ओके, ये भी आपका एमसीक्यू एज एमसीक्यूज आपका आ सकता है। तो ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। अब लेक्चर नंबर आ रहा है 24। लेक्चर नंबर 24 में क्या है? लेक्चर नंबर 24 में वही कुछ टॉपिक्स हैं जो रिवाइज हो रहे हैं। प्रोटेक्टिव मेंबर्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव मेंबर्स को हम यहाँ से कुछ थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। Protective members are somewhere between public and private members. They are used in inheritance. Protective members are somewhere between public and private. Protective members को हम public और private members के साथ use करते हैं। They are used in inheritance. इनको हम inheritance के अंदर use करते हैं। Okay? आप चलिए मैं थोड़ा सा इसको मजीद आगे करता हूँ। From outside the class, no one can assess a specifier. However, in publicly derived class can assess a protected assess specifier and they behave as protected members of derived class. From outside the class, class की outside में कोई भी protected members को assess नहीं कर सकता। protected members एक बार हमेशा बस आपने अपना कंसेप्ट रेडी करना है कि protected members क्या होते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे protected members क्या होते हैं, आप उसको उसी टाइम पे ये जवाब दो कि protected members वो होते हैं जिनको हम एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं लेकिन क्लास के बाहर नहीं यूज कर सकते। उनको हम प्रोटेक्टिव मेंबर्स कहते हैं। प्रोटेक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जिनको हम दूसरी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं बट आउटसाइड ऑफ क्लास यूज नहीं कर सकते। इंट मेन की बॉडी में भी इनको यूज नहीं कर सकते। इनको हम प्रोटेक्टिव मेंबर्स कहते हैं। इज अ रिलेशनशिप क्या होता है? इज अ रिलेशनशिप मैंने आपको ऊपर डिटेल में बता दिया है। स्टेटेड टाइप ऑफ एन आइडेंटिफाई, ये भी मैं आपको इसको इसकी डेफिनेशन जो है वो भी आपको बता दी है। तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास that is used to create an object of that class by copying values from an already created object. कॉपी कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का that is used to create an object, जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है of that class by copying values from an already created object. जो हमारे पास already पहले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं उनका जो डाटा होता है उनको कॉपी करने के लिए ये यूज होता है। ये इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसका ये कोड है, आप इसको एक दफा देख लीजिएगा। बेशक ना भी देखें इशू नहीं, बस अपने पॉइंट्स रेडी करें। जब आपके कंसेप्ट रेडी होंगे तो ये आपकी कोडिंग आप खुद ही ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगी। इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। और मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना आपसे हो सके आप सी प्लस के जो टॉपिक्स होते हैं आप उनको थोड़ा सा रिवाइज किया करें, क्योंकि सी प्लस के टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी आगे सारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें सब में यूज होनी है। तो सी प्लस को थोड़ा सा रिवाइज करते रहा करें। ओके ओके। उसके बाद है शैलो कॉपी। शैलो कॉपी क्या होती है? कंपाइलर बाय डिफॉल्ट यूजेस शैलो कॉपी, सो कंपाइलर जनरेट डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। जो कंपाइलर होता है वो बाय डिफॉल्ट यूज शैलो कॉपी यूज करता है। आपसे ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कंपाइलर कौन सी कॉपी यूज करता है, वो आप कह सकते हो। वो आपके पास ऑप्शन आएंगे कंस्ट्रक्टर कॉपी यूज करता है, शैलो कॉपी यूज करे या डीप कॉपी यूज करे। तो आपके पास आइडिया होना चाहिए कि कंपाइलर शैलो कॉपी को बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। ओके, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट यूज शैलो कॉपी, सो कंपाइलर जनरेट डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, तो उसके बाद है छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपके पास अपने जेहन में बिठाना है। ओके, उसके बाद है डीप कॉपी। डीप कॉपी क्या होता है? लेट वी फर्स्ट राइट कोड फॉर डीप कॉपी इन अवर बेस क्लास। इन्होंने बेस क्लास के अंदर कुछ इसके कोड लिखे हुए हैं, ये इसकी कोडिंग है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। In this case, data members and deep copy for base class, as our base class has our own written copy constructed with deep copy code. Okay, थोड़ा सा आगे इसको करें। आई थिंक तो इन्होंने ये टॉपिक्स इसको थोड़ा सा स्किप किया हुआ है, तो आगे मूव ऑन करते हैं
क्योंकि आगे भी इसमें काफी सारे टॉपिक्स में आगे काफी लेक्चर्स में डीप कॉपी आएगा, तो डीप कॉपी को मैं वहां से भी आपको एक दफा रिवाइज कराऊंगा। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? असाइनमेंट मीन वैल्यूज को असाइन करना, ऑपरेटर मीन जो असाइनमेंट करने के ऑपरेटर यूज होता है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम सिंगल इक्वल वाला जो वर्ड होता है उसको यूज करते हैं। ओके, कंपाइलर आल्सो जनरेट कोड फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर अ क्लास इफ नीडेड in the case of inheritance. When we assign again derived object to another derived class object, compiler use assignment operator. जब हम एक ऑब्जेक्ट में जब हम एक जो हमारे पास डिराइव क्लास होती है, जब हम उसको दूसरी डिराइव क्लास में उसको डिराइव करते हैं, तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, जैसे वो हमें ये देखिए, ये डबल इक्वल वाला साइन यूज हुआ है। ये जो ऑपरेटर होता है, ये जो ऑपरेटर होता है ये यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। जैसे इस एग्जांपल्स में ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर वाला ये ऑपरेटर यूज हुआ है। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा है उसको दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स में उसको दे देना, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। ओके, उसके बाद है थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर वही मेन चीज जो हमने कर ली है कि असाइनमेंट ऑपरेटर में कॉलिंग असाइनमेंट ऑपरेटर ऑफ बेस क्लास एक्सप्लिसिटली, कॉलिंग असाइनमेंट ऑपरेटर ऑफ बेस क्लास एक्सप्लिसिटली। तो इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। तो हाँ, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर करना है। देखो टाइप कुछ हमारे पास है एक टॉपिक में आता है कि टाइप कन्वर्जन क्या होती है। C++ is strongly type language, mean we cannot use one type instead of other type. We need to convert one type in other type before using it. This conversion from one type to another type is called casting. देखिए, C++ हमारी एक strongly type language है। अब C++ से कोई भी एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल उसकी कोई टाइप है, उसकी कोई डाटा टाइप होगी, वो कोई इंट होगी, फ्लोट होगी, कोई भी टाइप होगी। हम उसको एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी ये जो कन्वर्जन वाला ये जो प्रोसेस होता है उसको हम कास्टिंग कहते हैं। ओके, कास्टिंग की अब दो वेज होती हैं। कास्टिंग वेरिएबल कास्टिंग करना हो उसकी टू वेज हैं। इम्प्लिसिट कास्टिंग कन्वर्जन, जबकि दूसरी है एक्सप्लिसिट कास्टिंग कन्वर्जन। ओके, अच्छा, अब इम्प्लिसिट कास्टिंग कन्वर्जन क्या होती है? अब ये है कि conversion that compiler can perform automatically using built-in casting operation without casting request from program. वो कन्वर्जन जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद परफॉर्म करे, नॉट अ प्रोग्रामर नहीं, बल्कि जो कंपाइलर है, बल्कि ये जो कंपाइलर नहीं, ये जो हमारा डेव C++ सॉफ्टवेयर है, जब ये खुद ही ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करता है उसको हम इम्प्लिसिट कास्टिंग कन्वर्जन कहते हैं। जब एक्सप्लिसिट कास्टिंग कन्वर्जन वो होती है जो प्रोग्रामर खुद करता है और कंपाइलर को रिक्वेस्ट करता है कि इसको कन्वर्ट करो, इसको हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग कन्वर्जन कहते हैं। ओके, एक्सप्लिसिट कास्टिंग कन्वर्जन कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ये इसके 4 एग्जांपल्स हैं। ये 4 हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ओके, अब इसको अब कास्टिंग डाउन कैसे, इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। तो इसके बाद कन्वर्जन क्या होती है उसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया हुआ होगा। तो इस ये जो 2 लाइंस है, 2 ये जो पॉइंट्स, इनको आप थोड़ा सा रीड करिएगा। अगर इसमें कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, अब लेक्चर नंबर 25 है। लेक्चर नंबर 25 में भी हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं। ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन ऑफ बेस क्लास इन ड्राइव क्लास। ओवरराइडिंग क्या होती है? ओवरराइडिंग फंक्शंस, ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन क्या होता है उनको थोड़ा सा देखते हैं। Derived class can override a member function of its base class. To override a function, the derived class simply provide a function with the same signature as that of its base class. अच्छा, अब override क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखो, लेट्स सो हमारे पास ये दो हमारे पास पेरेंट क्लास, ये हमारे पास 2 क्लास हैं। एक पेरेंट नेम की क्लास है और एक चाइल्ड नेम की क्लास है। अगर हमारा पेरेंट के अंदर जो मेंबर फंक्शन होगा, अगर उस फंक्शन का नेम साथ प्लस जो हमारे पास चाइल्ड फंक्शन होगा, अगर उसका मेंबर फंक्शन का नेम दोनों सेम हो तो वो ओवरराइड होगा। अगर दोनों सेम हो तो उनको हम ओवरराइड कहते हैं।
जबकि ओवरलोडिंग का भी आपने नेम सुना होगा। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या फर्क है? फंक्शन overloading is done without the scope of one class, where function overriding is done in scope of parent and child class. Function overloading is done within the scope of one class. फंक्शन ओवरलोडिंग को हम एक क्लास के अंदर यूज करते हैं, लेकिन जो फंक्शन ओवरराइडिंग होता है वो पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास के दरमियान होता है। ये पॉइंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ओवरलोडिंग को हम क्लास के अंदर उसको ओवरलोड करते हैं, बट जो फंक्शन ओवरराइडिंग होता है उसको हम एक पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास के दरमियान करते हैं, इसको हम ओवरराइडिंग कहते हैं। ओके, तो इन्होंने एक एग्जांपल्स भी बताई हुई है यहाँ पे बनाई हुई है। जैसे कि ये देखें, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है? ये एक क्लास पेरेंट क्लास की क्लास है, उसके अंदर पब्लिक है, फिर उसके अंदर एक चाइल्ड क्लास। अच्छा ये देखो, इन्होंने सबसे पहले ये देखते हैं टू फंक्शन इन टू बेस क्लास। देखो एक ये जो एक क्लास है पेरेंट नेम की, इसके अंदर एक फंक्शन यूज हुआ है वाइड फन वन, जबकि चाइल्ड क्लास में जो फंक्शन उसके अंदर भी एक वाइड फन वन यूज हुआ है। मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। और इनके दरमियान ये इनहेरिटेंस वाला साइन भी यूज है, मतलब ये इसकी चाइल्ड क्लास है तो इनहेरिट हुए, तो मतलब ये ओवरराइड होंगे, इनको हम ओवरराइड कहते हैं। बट फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग में ये होता है कि हम एक ही क्लास के अंदर हमारे पास सेम नेम के दो फंक्शंस होते हैं, सेम नेम के दो फंक्शंस होते हैं। अब उसको ओवरलोड करने के लिए, मतलब उस प्रॉब्लम खत्म करने के लिए, हम दूसरी जो जो दूसरी क्लास होती है, सॉरी जो दूसरा फंक्शन होता है उसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स ऐड कर देते हैं ताकि वो ओवरलोड हो जाए, ताकि उन दोनों के में जो डिफरेंस होता है वो मुख्तलिफ हो जाए। तो ये होता है फंक्शन को ओवरलोड करना। ओके, तो इसके बाद है ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन ऑफ बेस क्लास। वो ओवरराइडिंग करने के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो ओवरराइडिंग के लिए दो क्लासेस होते हैं, तो ये होते हैं ओवरराइड करना। ओके, ओवरराइड मेंबर फंक्शन ऑफ बेस क्लास। ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन ऑफ बेस क्लास को करने के लिए जैसे मैं एक छोटी सी यहाँ से एग्जांपल्स में देखता हूँ, और वो एग्जांपल्स आपको थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि थोड़ा सा इसको मजीद देखते हैं, क्योंकि ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जिससे आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऐसी एग्जांपल्स बिल्कुल भी फाइनाइट टाइम एग्जाम्स में नहीं आती, बल्कि वो सिंपल सिंपल से छोटे छोटे पार्ट्स के वो आपको देते हैं, और आपको वो ये कहते हैं कि ये छोटा सा एक क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करें। तो अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तो आप वो बहुत इजीली से आप वो कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि हायरार्की ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है। हायरार्की, इनहेरिटेंस की हायरार्की क्या होती है, मतलब वो किस चीज पे वो यूज होती है। अच्छा, अब ये देखिए, एक एक आपके पास एक क्लास है ग्रैंड पेरेंट नेम की, ग्रैंड पेरेंट नेम की क्लास है। अब ग्रैंड पेरेंट के बाद क्या आता है? ग्रैंड पेरेंट के बाद आती है पेरेंट, जो हमारे पेरेंट होते हैं। तो उसके बाद फिर क्या आते हैं? फिर चाइल्ड आते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊं, सबसे पहले हमारे जो होते हैं वो हमारे होते हैं ग्रैंड पेरेंट में हम उर्दू में कहते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट हम उर्दू में कहते हैं दादा अबू। तो ये जो दादा अबू होते हैं, फिर उनके बाद हमारे वालिद होते हैं, पेरेंट। ओके, ये वालिद और ये वालदा, मतलब हमारे ऊपर वालिद वालदा, फिर उनके ऊपर ग्रैंड पेरेंट, मतलब जो उनके पेरेंट है, और फिर हम पेरेंट से इनहेरिट होते हैं। तो ये होता है इसकी हायरार्की, हमारे ऊपर पेरेंट। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो हमारा कनेक्शन सबसे पहले हमारा अपने पेरेंट्स पे होता है, जो हमारे वालिद और वालदा होते हैं, और उनका जो रिलेशन होता है वो उनके अपने वालिद से होता है। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, तो ये इसकी हायरार्की होती है इसकी। अब डायरेक्ट बेस क्लास क्या होती है? डायरेक्ट बेस क्लास एक्सप्लिसिटली लिस्टेड इन अ ड्राइव क्लास हेडर विद द कॉलन। जो डायरेक्ट बेस क्लास होते हैं उसको हम डायरेक्ट कॉलन से यूज करते हैं। अब इनडायरेक्ट बेस क्लास क्या होते हैं? एंड इनडायरेक्ट बेस क्लास इज नॉट एक्सप्लिसिटली लिस्टेड इन अ ड्राइव क्लास हेडर विद द कॉलन।
जो इनडायरेक्ट बेस क्लास होती है हम उसको एक्सप्लिसिटली नहीं करते, बल्कि उसमें वो खुद होती है। जैसे एक क्लास एक ग्रैंड पेरेंट नेम की है, अब पेरेंट है, अब पेरेंट क्लास के अंदर वो उनका रिलेशन बनाए ग्रैंड पेरेंट के साथ, क्योंकि अब जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे वालिद और वालिदा हैं, अब उनका उनका रिलेशन होगा उनके हमारे जो ग्रैंड फादर होंगे, जो ग्रैंड मदर होंगे उनके साथ है। फिर हमारा फिर उनका जो हमारा जब हमारी बारी आएगी तो हमारा रिलेशन होगा पेरेंट के साथ, जो हमारे वालिद और वालिदा होंगे। तो इसका ये स्टेप बाय स्टेप है, ये होता है इनडायरेक्ट बेस क्लास। ओके, तो आई थिंक ये लेक्चर कंप्लीट हो गया 25 भी। तो आई थिंक तो स्टूडेंट्स आप सबको ये इस वीडियोस की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी इशू आता है आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। अगर आप किसी भी टाइप के इसके प्रोग्रामिंग के रिलेटेड मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एंड इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक भी मैंने ऐड कर दिया है, तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप से को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।